गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th का फिजिक्स में पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर का नाम होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। फर्स्टली आई इंट्रोड्यूस दैट जो क्लास 12th के पहले दो चैप्टर होंगे फर्स्ट एंड सेकंड, ये आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? जब मेरे पास चार्ज कोई रेस्ट पोजिशन में होगा तो उस पर जब भी हम स्टडी करेंगे वो हमेशा किस में आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये दो चैप्टर जो स्टार्टिंग के होंगे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के होंगे। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो फर्स्टली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अप्लाई द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ऑन अदर ऑब्जेक्ट। इंट्रैक्शन मीन्स होता है ये दो टाइप के फोर्स लगाता है यहाँ पर, एक तो रिपल्सिव फोर्स और एक आपका होता है अट्रैक्शन फोर्स। अभी रिपल्सिव फोर्स कब लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स कब लगेगा, ये डिपेंड करता है चार्ज की पोलैरिटी कैसी होगी। अगर चार्ज मेरा होगा सेम, यानी दैट मीन्स प्लस एंड प्लस, या आइदर माइनस और माइनस, तो यानी कि यहाँ पर फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स। अगर प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज साथ में आएंगे, यानी अपोजिट चार्ज जब भी आएंगे, तो फोर्स ऐसा होगा अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्या होता है? एक क्या होती है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी मैटर के अंदर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी इंट्रिंसिक मीन्स क्या होता है? अंदर की प्रॉपर्टी। जैसे इसके हम यहाँ पर बोला गया लाइक चार्ज रिपल एंड अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पर कूलाम क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट होती है। यहाँ पर इंट्रिंसिक वर्ड क्यों बोला गया? जैसे मान लो मेरे पास एक कोई मैटर है तो उसे हम नहीं बता सकते मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी या नेगेटिव चार्ज बॉडी होगी। ये डिपेंड कर देगा कि हम उसके बिहेवियर से पता करेंगे, यानी कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अकॉर्डिंग पता करेंगे कि बॉडी कोई चार्ज बॉडी होगी या नहीं। अगर बॉडी चार्ज होगी तो इलेक्ट्रिसिटी फोर्स शो करेगा, अगर बॉडी चार्ज बॉडी नहीं हुई तो इलेक्ट्रिक फोर्स शो नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट इज दिस, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड ऐसा यूनिट इज कूलाम। यहाँ पर एक वर्ड है स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी किसे बोलते हैं? जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उसे हम बोलते हैं क्या? स्केलर क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि जिसके साथ मैग्नीट्यूड भी हो और दिशा भी हो, उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट द टू काइंड ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द पोलैरिटी ऑफ चार्ज। यहाँ पर पोलैरिटी मीन्स होता है कि चार्ज का नेचर कैसा होगा। दो ही टाइप के होते हैं, एक तो प्लस और एक माइनस, तो उसे बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज। Next point is the charges were named as positive and negative by American scientist Benjamin Franklin। यानी कि जो मेरे पास प्लस चार्ज था और माइनस चार्ज था, ये नाम किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और यहाँ पर ये नाम क्यों दिया गया प्लस और माइनस? क्योंकि इस पूरी यूनिवर्स के अंदर जो भी कोई मैटर होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। यानी कि जितने उस पर प्लस चार्ज होंगे उतने ही मेरे पास माइनस चार्ज होंगे, यानी कि नेट इफेक्ट क्या होगा उस बॉडी का? न्यूट्रल होगा। दैट मीन्स नेट चार्ज क्या होगा? 0। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन सम इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एटम इट एक्वायर्स ए पॉजिटिव चार्ज एंड व्हेन सम इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू एटम इट एक्वायर्स ए नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर यह बात बोली गई है, अगर मान लो मेरे पास कोई बॉडी है, यहाँ पर न्यूट्रल बॉडी है, अगर यहाँ पर पास मान लो एक प्लस माइनस माइनस प्लस, तो बॉडी कैसी होगी? न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पर दो ही प्लस चार्ज और दो ही मेरे पास है नेगेटिव चार्ज। अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो मेरे पास नेट बॉडी क्या जाएगी? पॉजिटिव चार्ज बॉडी। अगर बाई चांस मान लो मैं यहाँ पर शो करके दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पर प्लस चार्ज बाहर निकल गया तो यहाँ पास क्या होगा? नेट इफेक्ट होगा नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो यहाँ पर क्या बात बोलेगी? इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एटम इट एक्वायर्स ए पॉजिटिव चार्ज एंड व्हेन सम इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, यानी कि जब मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर इस बॉडी के अंदर ऐड होंगे तो बॉडी कैसे कहलाएगी? नेगेटिव चार्ज बॉडी। नेक्स्ट
नेक्स्ट टॉपिक होगा यहाँ पर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? ये कि एक डिवाइस होती है जो कि हमें बताती है कि कोई बॉडी चार्ज बॉडी होगी या नॉट चार्ज बॉडी होगी। ए सिंपल apparatus to detect charge on a body is a gold leaf electroscope. It consists of a vertical metal rod housed in a box with the gold leaves attached to its bottom end. When a charged object touches the metal knob at the top of the rod, charge flow on to the leaves. They diverge. The degree of divergence is a inductor of the amount of charge. इसका मीनिंग ये हुआ कि एक इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर एक होता है मेटल रोड, यानी कि क्या होती है? एक मेटल रोड होती है ये वाली। यहाँ पास ये जो होता है ये होता है पास ग्लास की एक बॉडी होती है ताकि मेरे पास यहाँ पर एयर फ्लो ना करे। यहाँ पर एक होता है मेटल नोब में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होगा? चार्ज, अगर मान लो कोई बॉडी, ये मान लो सपोज दैट ये मेरे पास बॉडी है, चार्ज बॉडी है यहाँ पर। अगर ये प्लस चार्ज बॉडी होगी तो यानी कि यहाँ पर क्या आएंगे? प्लस चार्ज यहाँ पर फ्लो करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा? प्लस चार्ज यहाँ भी आएगा तो प्लस चार्ज यहाँ भी आएगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। जब यहाँ पर क्या होगा? प्लस प्लस, तो मैंने पीछे क्या बताया था यहाँ पर कि जब भी यहाँ पर लाइक चार्ज आएंगे, लाइक चार्ज, तो क्या करेंगे? यहाँ पर रिपल करेंगे। यानी कि जो मेरे पास यहाँ पर जो गोल्ड लीफ की जो ये वाली होंगी, ये स्ट्रिप्स, ये क्या होंगी? इधर की ओर एक्सपेंड हो जाएंगे, इधर की ओर, जो कि यहाँ पर क्या होगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा यहाँ पर। अगर बाई चांस यहाँ पर क्या है? नेगेटिव चार्ज बॉडी आई तो यहाँ पर सेम वही कहानी होगी, यहाँ पर पास नेगेटिव चार्ज आएंगे, यानी तब भी क्या होगा? यहाँ पर सेम चार्ज आएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस which can be used to carry or conduct the electric charge from one point to other। यानी कि कोई भी एक ऐसा मटेरियल या कोई भी एक ऐसा मैटर जिसके अंदर चार्ज फ्लो कर जाए। जैसे हमारे पास एक बॉडी है यहाँ पर, अगर इसमें मैंने यहाँ पर चार्ज दिया इधर की ओर, मान लो मैंने प्लस चार्ज या नेगेटिव चार्ज दिया, अगर भी चार्ज यहाँ पर कंटिन्यूस फ्लो कर जाए वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो हम इसे क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल Ag, Cu and aluminium etc. Next the insulator. Insulator are those substances which cannot conduct electric charge such as glass, rubber, plastic etc. यानी कि ऐसे मटेरियल जिसमें मेरे पास चार्ज का फ्लो वन प्लेस से अंदर प्लेस ना हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलेंगे। नोट डाउन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो याद रखना है, पर रेजिस्टेंस जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है इंसुलेटर का, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि चार्ज का फ्लो नहीं हो पाता। नेक्स्ट अर्थिंग। अर्थिंग, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द शेयरिंग द चार्जेस विद द अर्थ इज कॉल्ड द ग्राउंडिंग और अर्थिंग। अर्थिंग प्रोवाइड ए सेफ्टी मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड एप्लियंसेस। अर्थिंग क्या होता है? जैसे मान लो पास कोई हाउस होल्ड है, उसमें अगर मान लो कोई भी चार्ज लीक हो रहा होगा, तो वो चार्ज जो लीक हो रहा होगा वो अर्थ वायर के अंदर फ्लो करके ग्राउंड में चले जाता है, तो उसे बोलते हैं अर्थिंग ऑफ द वायर। नेक्स्ट चार्जिंग। तो किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। तो भी तीन टाइप के मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड इज चार्जिंग बाय रबिंग। व्हेन द टू बॉडीज रब टुगेदर ड्यू टू द फ्रिक्शन, सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी पास टू अनदर बॉडी। इसका मीनिंग ये हुआ, अगर बाई हमारे पास कोई बॉडी है यहाँ पर, ये भी न्यूट्रल बॉडी है, हमारे से प्लस माइनस माइनस प्लस, सेकेंड बॉडी ये रही है, सेम प्रोसेस प्लस माइनस माइनस प्लस। ये दोनों बॉडी कैसी? ये भी न्यूट्रल बॉडी, ये भी न्यूट्रल बॉडी। जब ये दोनों बॉडी कॉन्टैक्ट में आएंगी तो यहाँ पर क्या होगा? ड्यू टू फ्रिक्शन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, अगर इलेक्ट्रॉन किसी पर ऐड होगा तो वो बॉडी बन जाएगी नेगेटिव चार्ज बॉडी। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वो कैसी बन जाएगी? पॉजिटिव चार्ज बॉडी। तो याद रखना, जब भी मेथड आपका होता है रबिंग मेथड, तो इसमें एक बॉडी कन्फर्म बनेगी नेगेटिव बॉडी और एक बनेगी पॉजिटिव बॉडी। नेक्स्ट मेथड इज कंडक्शन मेथड।
इसमें क्या होगा, इसमें एक बॉडी जो होगी, पहले कोई चार्ज बॉडी होनी चाहिए आपके पास। तो जब भी कोई चार्ज बॉडी दूसरे टच करेगी तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा। तो वो ट्रांसफ़र कैसे होगा, याद रखना इसमें, अगर मान लो नेगेटिव चार्ज बॉडी होगी तो दूसरी बॉडी भी कैसे बनेगी, नेगेटिव चार्ज बॉडी बनेगी। नेक्स्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। Charging by induction means the process of giving one object a net electric charge without touching the object to a second charge object is called the charging by induction। इसमें ये मीनिंग हुआ, जब भी इसमें क्या होगा कि जब भी इसमें किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए हम इन दोनों बॉडी को टच नहीं कराएंगे। टच नहीं कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा इस प्रोसेस के अंदर कि चार्ज पोलराइज हो जाएंगे। अगर मान लो यहाँ पर माइनस होंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे अर्थिंग। अर्थिंग होने से क्या होगा यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे वे ग्राउंड के अंदर चल जाएंगे, तो बॉडी कैसे बन जाएगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन द चार्ज एंड मास। तो फर्स्ट इज चार्ज। Electric charge can be positive, negative and zero, but mass is always positive quantity. Next point, charge on a body does not depend upon the velocity of body। यानी कि अगर मान लो मेरे पास कोई बॉडी है यहाँ पर और वो नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो अगर इसकी स्पीड चाहे स्लो हो या फास्ट हो तो इस पर जो चार्ज होगा वो हमेशा चेंज नहीं होगा। अगर ये होगा माइनस का तो माइनस चार्ज बॉडी होगी, अगर होगा प्लस का तो प्लस चार्ज बॉडी होगी। लेकिन यहाँ पर मास में क्या होगा, मास ऑफ ए बॉडी इंक्रीज विद इट्स वेलोसिटी। तो इस फॉर्मेशन में समझ सकते हैं यहाँ पर क्या, m0 क्या होता है, रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, जहाँ पर b क्या होता है, मूविंग वेलोसिटी ऑफ द मास, और c होती है स्पीड ऑफ लाइट। अगर यहाँ पर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मेरे पास वैल्यू होगी मास की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज चार्जेस क्वांटाइज। क्वांटाइज मीन्स होता है यानी कि उसमें क्वांटिफाई करना किस चीज़ को, बट क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज़ येट टू बी इस्टेब्लिश। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। जहाँ पर n क्या होता है, यहाँ पर q इक्वल टू n है, जहाँ पर n होता है पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। अब इंटीजर क्या होते हैं, जो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते या फिर डेसिमल फॉर्म में नहीं होते। जैसे सब 1.5 ये इंटीजर नहीं है, यहाँ पर 2.1 ये भी एक इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या होते हैं, जैसे 5, 6, 7 होते नेगेटिव में, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर की। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ कंजर्व्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो कंजर्व होगा, यानी कि इस पूरे वर्ल्ड में अगर चार्ज मान लो 5 कूलम है तो 5 कूलम रहेगा हमेशा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मास इज़ नॉट कंजर्व्ड एंड इट कैन बी चेंज इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। हमने देखा था आइंस्टाइन इक्वेशन E इक्वल टू mc²। हम मास को एनर्जी में और एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज अट्रैक्ट और रिपल। यानी कि चार्ज मेरे पास होते हैं दो टाइप के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यानी कि जब मेरे पास सेम चार्ज आएंगे तो हमेशा होगा रिपल्सिव फोर्स। अगर यहाँ पर प्लस और माइनस चार्ज आएंगे साथ में तो हमेशा होगा अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द 2 मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर। कभी भी यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेसिकली यहाँ पर चार्ज की 3 प्रॉपर्टी होती हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्व एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं यहाँ पर। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या होता है, चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। The total charge of a system is obtained the simply by adding the algebraically। algebraic मीन्स क्या होता है, अगर मान लो कोई यहाँ पर प्लस चार्ज होगा तो प्लस में ही काउंट होगा, अगर कोई माइनस में चार्ज होगा तो माइनस में काउंट होगा। सपोज दैट हमारे पास एक पूरी बॉडी यहाँ पर, और इस पूरे सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम के अंदर मैंने बोला कि एक बॉडी ये रही, एक बॉडी ये रही। यहाँ पर ये सब मैंने बोला यहाँ पर कितने हैं, 2 कूलम चार्ज प्लस का, और मैंने यहाँ पर बोला 5 कूलम चार्ज माइनस का। तो इस पूरे सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो माइनस का होगा, -3 कूलम चार्ज। क्योंकि यहाँ पर जब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो कितना आएगा, -5 + 2, तो आंसर विल कम आउट -3 कूलम। नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ज इज कंजर्व्ड।
द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेट मीन्स होता है यानी कि कोई चीज़ ना तो अंदर आ सकती ना कोई चीज़ यहाँ से बाहर जा सकती, बोलते हैं हम आइसोलेट होना। सिस्टम कंजर्व, द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी कि हम चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते कभी भी और यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर्ड कर सकते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, रबिंग मेथड, कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द चार्ज ऑफ एन बॉडी विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, यानी कि अगर मान लो किसी बॉडी पर 5 कूलम चार्ज होगा या 2 कूलम चार्ज होगा तो वो हमेशा इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू का मल्टीपल होगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू का मल्टीपल नहीं हुआ तो यानी कि उस बॉडी को हम वो वाला चार्ज ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपसे बोला कि कोई भी इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल कौन होता, तो फंडामेंटल पार्टिकल हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁹। ऐसे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जैसे किसी बॉडी पर 1.5 इलेक्ट्रॉन चला गया या फिर 2.3 इलेक्ट्रॉन चला गया। इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा तो वो एक होल नंबर में जाएगा, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा। नेक्स्ट, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर वाइस वर्सा क्यों बोला गया, अगर मान लो कोई बॉडी मेरे पास चार्ज बॉडी है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए या जाए तो मास भी जाएगा और आएगा भी यहाँ पर, लेकिन कंफर्म नहीं होता कि मेरे पास अगर किसी के पास मास है तो वो चार्ज बॉडी हो सकती या फिर नहीं भी हो सकती। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कूलम्ब्स लॉ। इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ interaction between the any 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of distance between them। इसका मीनिंग ये हुआ, अगर मान लो मेरे पास कोई 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक मान लो यहाँ पर Q1, एक मान लो यहाँ पर Q2, और दोनों के बीच डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है, R डिस्टेंस है। तो उसने क्या बोला था फर्स्ट स्टेटमेंट में कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और सेकंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे देखो फोर्स मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पर बोला भाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कि फोर्स प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा यहाँ पर Q1 × Q2/R²। यहाँ पर क्या होगा, प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहाँ पर एक आएगा कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं कूलम्ब कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट। जहाँ पर K की हम बोलते हैं 1/4πε0। यहाँ पर 4π वर्ड क्यों आया यहाँ पर, तो देखो मेरे पास जो होता है चार्ज, किसी भी चार्ज के चारों तरफ निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं कितनी, 720 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतनी। तो हम बोलते हैं 4π की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है 180, तो 184 जा 720। और याद रखना Q1 चार्ज और जो Q2 चार्ज के बीच जो लाइन बनती है केवल एक ही ज्वाइन होगी, एक लाइन ज्वाइन, इसे बोलते हैं लाइन ज्वाइनिंग फोर्स। जहाँ पर एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इसकी यूनिट होगी कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कैसे निकाली, यहाँ पर देखो F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। मुझे चाहिए यूनिट किसकी, एप्सिलॉन की, तो एप्सिलॉन इधर जाएगा, एप्सिलॉन इधर आया तो क्या होगा 1/f Q1 Q2/R²। इस 4π की एक यह है नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। तो चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलम्ब इंटू कूलम्ब, तो यहाँ पर हो जाएगा पास क्या, कूलम्ब स्क्वायर, और फोर्स यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रखना यहाँ पर फ्री स्पेस की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, हमेशा ये वैल्यू होगी। नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट इज़ द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन ए मीडियम टू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। यानी कि यहाँ पर ये साइन होता है, ये होता है परमिटिविटी इन मीडियम टू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद रखना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 1,
एयर के लिए या फिर वैक्यूम के लिए, और वाटर के लिए कितनी होती है 81, और मेटल के लिए होती है इन्फिनिटी। कभी भी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से लेस देन नहीं होती। अगर एमसीक्यू में आ गया कि विच डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इज़ नॉट पॉसिबल, जैसे मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर 5, 7, 8 और -3, तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमेशा इसकी वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर देन होगी, लेस देन कभी नहीं होगी। एक नेक्स्ट फॉर्मूला होगा F1/F2 इक्वल टू K2/K1, जहाँ पर K2 और K1 क्या है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, और F1 F2 क्या होंगे फोर्स। नेक्स्ट Q1 इंटू Q2, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो उसे बोल देंगे रिपल्सिव फोर्स। अगर Q1 और Q2 का प्रोडक्ट अगर लेस देन 0 हुआ तो उसे बोल देंगे अट्रैक्टिव फोर्स। कैसे देखो, अगर मैंने यहाँ पर बोला कि पहले फर्स्ट चार्ज होगा प्लस, अगर हुआ दूसरा भी प्लस, तो प्लस प्लस हमेशा वैल्यू 0 से बड़ी होगी, पॉजिटिव आंसर आएगा, तो इसे बोल देंगे रिपल्सिव फोर्स। अगर मान लो मैंने यहाँ पर लिया माइनस और माइनस, तो तब भी क्या होगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस ही होंगे, तो तब भी क्या होगा ग्रेटर देन 0। अगर हाँ मैं यहाँ पर लूँ माइनस और प्लस, तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी रॉन्ग। तो ऐसा नेक्स्ट स्टेटमेंट पाऊँगा, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा Q1 Q2 की वैल्यू अगर लेस देन 0 हुई तो हमेशा कैसा फोर्स होगा अट्रैक्शन फोर्स। कैसे, अगर मान लो यहाँ पर प्लस चार्ज होगा, यहाँ पर माइनस चार्ज होगा, तो प्लस और माइनस माइनस जो कि 0 से छोटी वैल्यू होगी, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स होगा अट्रैक्टिव फोर्स। नेक्स्ट कूलम्ब्स लॉ हम जानते हैं, ये बताता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और हम जानते हैं फोर्स की क्वांटिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होती है डायरेक्शन होती है। अगर मैं पीछे बैक साइड में देखूँ कि हमने फोर्स का फॉर्मूला बताता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखो ये सारा पार्ट होगा कांस्टेंट, Q ये क्या है मेरे पास चार्ज, ये मेरे पास क्या है चार्ज, तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है स्केलर, और डिस्टेंस भी कैसी है स्केलर। तो यानी कि जो मेरे पास इस सारा का सारा पार्ट है तो हमेशा कैसा होगा ये स्केलर क्वांटिटी शो करेगा यहाँ पर। लेकिन हमें क्या चाहिए फोर्स चाहिए एक वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसके वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए पहले हम चार्ज को करेंगे लोकलाइज, यानी कि उसका हम पहले बनाएंगे पोजीशन वेक्टर। तो हमने यहाँ पर दो चार्ज कंसिडर करें Q1 एंड Q2, जो मेरे पास एक प्लेन में है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जब भी हम ओरिजिन से किसी भी की भी पोजीशन शो करते हैं तो हम उस वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो Q1 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा R1 वेक्टर, एंड जो यहाँ पर Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर होगा ओरिजिन से ही, ये क्या होगा R2 वेक्टर। तो यहाँ पर क्या होगा Q1 और Q2 के बीच क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी कि वो फोर्स आपका रिपल्सिव भी हो सकता है या फिर अट्रैक्शन भी हो सकता है। अगर मान लो ये Q1 Q2 जो चार्ज होंगे, अगर मान लो ये इधर की ओर गए, तो ये वाला चार्ज इधर की ओर गया, तो ये क्या जा रहा है दूर दूर जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर फोर्स कैसा होगा रिपल्सिव फोर्स होगा। अगर ये वाला फोर्स इधर की ओर आए, ये वाला इधर की ओर, तो कैसा होगा ये पास पास आएंगे, तो इसे बोलेंगे हम अट्रैक्शन फोर्स। हमने इसको डिफाइन कर दिया R12 मीन्स क्या है, यानी कि डिस्टेंस 1 से लेकर 2 तक चार्ज की, यानी कि 1 से 2 तक की, यह डिस्टेंस कहलाएगी आपकी R12। वी नो दैट कूलम्ब्स लॉ F इक्वल टू K Q1 Q2/R², वी कैन राइट एज इन वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म किसी भी अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है वो वेक्टर नहीं बन पा रही, तो हमेशा क्या करते हैं यहाँ पर हम किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट वेक्टर R12 से, तो R12 क्या है मेरे पास एक यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर से क्योंकि, तो याद रखना किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है 1, और 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही रहेगा जो पहले था। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है R फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हम इसकी वैल्यू यहाँ से रख देंगे यहाँ पर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, और ये क्या होता है ये बेसिकली शो करता है, इसे हम बोलते हैं साइन मॉडुलस, और ये क्या शो करता है आपका मैग्नीट्यूड ओनली, ये भी क्या मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस यहाँ पर होगा R² इंटू R, तो यहाँ पर जाएगा R³। ये साइन होता है किसका फुल वेक्टर का, ये साइन होता है किसका किसी के ऊपर यूनिट वेक्टर का।
जो इसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे F12 मीन्स होता है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और यहाँ बोलेंगे हम फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। और याद रखना जब मेरे पास दो चार्ज होंगे, 2 पॉइंट चार्ज, तो इनके बीच जो भी फोर्स होगा, जैसे मैंने बोला आपको 5 न्यूटन, तो यानी कि ये भी उस पर उतना फोर्स लगा होगा, ये भी उतना ही फोर्स लगा रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी क्या होता है, वेरीफाई होता है, यहाँ पर वैलिड होता है। यहाँ पर क्या हुआ, माइनस साइन क्यों आया, माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि दोनों कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। अगर मान लो एक फोर्स जाएगा इधर की ओर तो दूसरा जाएगा इधर की ओर, तो हम बोलते हैं क्या, जितना फोर्स F12 का होगा वही पास का होगा इधर का होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इससे बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर कि इसमें इस टॉपिक के अंदर क्या होगा, जैसे मान लो पास कोई बहुत सारे चार्ज हैं यहाँ पर, जैसे इस फिगर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मेरे पास इस सिस्टम के अंदर 3 चार्ज है, Q1, Q2 एंड Q3। मैंने पहले से पोजिशन वेक्टर ड्रॉ कर दिए, फर्स्ट R1 वेक्टर, R2 वेक्टर एंड R3 वेक्टर। तो याद रखना मैंने बताया था ये लास्ट टाइम में कि अगर मान लो यहाँ पर 3 चार्ज है, ये फर्स्ट चार्ज, ये मान लो सेकेंड चार्ज, ये थर्ड चार्ज, तो हमेशा फोर्स का सकता है लाइन ज्वाइनिंग फोर्स। तो यानी कि इसके बीच एक फोर्स लगेगा, इसके बीच एक फोर्स लगेगा, और इसके बीच भी एक फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स 1 और 2 के बीच मैंने बोला कि मान लो यहाँ पर पास फोर्स लगा 5 न्यूटन। अभी मैं इसको इंट्रोड्यूस नहीं करा कि अभी मान लो बाई चांस यहाँ पर ये 3 चार्ज मेरे पास यहाँ पर नहीं है, तो फर्स्ट और 2 चार्ज के बीच मान लो यहाँ पर फोर्स 5 न्यूटन। अगर थर्ड चार्ज यानी कि 3 वाला चार्ज अगर और आ जाए प्रेजेंट टाइम में, तो यानी कि जो फोर्स पहले था इन दोनों के बीच, फर्स्ट एंड 2 के बीच, तो फोर्स हमेशा वही होगा 5 न्यूटन, क्योंकि हमेशा जो ये फोर्स होगा वो कैसा होता है, हमेशा लाइन ज्वाइनिंग फोर्स। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि दोनों के बीच जो फोर्स की जो वैल्यू होगी पहले, वो बाद में भी होगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, किसी भी एक चार्ज पर हम नेट फोर्स अगर निकाल लेंगे, जैसे मान लो मुझे नेट फोर्स निकालना है फर्स्ट चार्ज पर, तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया F1 इक्वल टू, यानी कि इस चार्ज पर कितने फोर्स लगेंगे, जितने इसके चारों तरफ चार्ज होंगे। तो यहाँ पर कितने चार्ज हैं, एक तो Q2, एक यहाँ पर पास Q3, तो कितने चार्ज इसके अलावा यहाँ पर 2 चार्ज है, तो यहाँ पर फोर्स कितने आएंगे, 2 फोर्स आएंगे। कौन कौन से, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, यानी कि एक Q2 वाला भी इस पर फोर्स लगाएगा, एक Q3 वाला भी इस पर एक फोर्स लगाएगा। दोनों का हम कर लेंगे फिर बाद में वेक्टर से। नेक्स्ट टॉपिक होता है पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या होता है, यानी कि चार्ज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी बॉडी के अंदर। तो ये मेरे पास बेसिकली 3 टाइप से होता है, एक तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइनिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब मेरे पास किसी बॉडी पर हमारे पास ही लाइन पे अगर चार्ज फ्लो होगा, जैसे एक वायर की फॉर्म में, तो वहाँ पर क्या होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट, द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर मान लो मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर मेरे पास एक वायर है और इस वायर मान लो 5 कूलम चार्ज है, और इसकी लेंथ मैंने बोल दिया कि इसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, जब 1 मीटर मैंने बोल दिया, तो यानी कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट मीन्स लैम्डा, उसकी वैल्यू क्या होती है, Q/L, यानी कि यूनिट लेंथ में जितना चार्ज होगा उस पर, उसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे यहाँ पर दिखाया गया, DQ क्या होता है, स्मॉल चार्ज, और DL क्या होती है, स्मॉल लेंथ। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, हम जानते हैं चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर। यहाँ पर कूलम के लिए सिंबल हम कैपिटल C बनाएंगे, क्यों, क्योंकि एक साइंटिस्ट का नाम है। नेक्स्ट होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जब मेरे पास किसी भी प्लेट पर, शीट पर जब भी चार्ज आएगा, तो हमेशा क्या आएगा, वो एरियल फॉर्म में आएगा, यानी कि एक एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसे हम बोलेंगे क्या, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर बोला भी गया, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड और स्प्रेड ओवर ए 2D सरफेस, 2D मतलब 2 डायमेंशन वाला, जिसके अंदर लेंथ हो, ब्रेथ हो, या ब्रेथ हाइट हो, कुछ भी 2 डायमेंशन, surface is called the surface charge distribution. Surface charge density is defined as the charge per unit area, यानी कि पर यूनिट, जैसे यहाँ पर फिगर में दिखाया गया, मेरे पास एक सीट है, इस सीट में मैंने एक एरिया सेलेक्ट कर लिया, ये वाला,
तो इस पर यूनिट एरिया के अंदर जितना भी चार्ज होगा तो उसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो पर यूनिट एरिया में जितना चार्ज आएगा उसे हम बोलते हैं क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिट क्या होगी इसकी, हम जानते हैं चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलाम, और एक यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी ऐसा यूनिट होगी कूलाम मीटर स्क्वायर, और हम इसको डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से। नेक्स्ट होता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये इतना यूज का नहीं है सीबीएसई के लिए या यूपी बोर्ड के लिए। यहाँ पर बोला गया व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3D वॉल्यूम और रीजन इज कॉल्ड द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है इसकी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। इसमें क्या होता है, हम इसे बोलते हैं रो से डिनोट करते हैं इसको, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज स्टोर्ड होगा उसे हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेम इसके ऐसा यूनिट क्या होगी, यहाँ पर हम जानते हैं चार्ज यूनिट क्या होती है कूलाम, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है ऐसा यूनिट मीटर क्यूब। तो सम यूनिट क्या होगी इसके लिए वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, कूलाम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इसलिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।